Student, again Ekta from Education Department of JSPG College सिकंदराबाद। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शिक्षा का अर्थ और मनोविज्ञान का अर्थ दोनों डिस्कस किए थे और दोनों को ही डिस्कस करने के बाद आज मैं जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है उसको डिस्कस करूँगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वो किस किस फील्ड में उसका कार्य है, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं और कहाँ तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित मानते हैं और इस आधार पर मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहीं व्यवहार है और जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र भी है। मनोविज्ञान में मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और प्राणियों में सभी आयु के प्राणियों का अध्ययन ही नहीं होता, वरन उनके सामान्य, असामान्य, साधारण और विशिष्ट सभी प्रकार की प्राणियों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान की जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको अनेक शाखाओं में बांट दिया गया है और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र और शाखाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान असामान्य मनोविज्ञान में सामान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करते हैं, इसमें व्यक्तित्व की असामान्यताओं, संवेदनात्मक प्रत्यक्षीकरण से संबंधित असामान्यताएं, संज्ञान से संबंधित असामान्यताएं, अभिप्रेरणात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रकारों से संबंधित असामान्यताएं, मनोगत्यात्मक प्रकारों से संबंधित असामान्यताएं और सामाजिक व्यवहार से संबंधित असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान में बहुधा व्यक्तियों के जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्य और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित समस्याओं का, मैनेजमेंट से संबंधित समस्याओं का और विज्ञान से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म की पूर्व अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो बच्चे की शिक्षा है उसमें बच्चे का विकास बहुत महत्वपूर्ण रखता है। किस किस वातावरण में बच्चे सीखते हैं, किस किस वातावरण में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का क्या पहलू हैं, इन सभी के बातों में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। फिर है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान एक प्रकार से व्यवहारिक मनोविज्ञान से संबंधित है। इसके बाद है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान एक प्रकार से व्यवहारिक मनोविज्ञान के उपक्षेत्र से संबंधित है। अब देश के बड़े बड़े अस्पतालों में एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी होता है, जो असामान्य व्यवहार से संबंधित रोगों और समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनके कारणों को दूर करके व्यक्ति को समाज में प्रभावपूर्ण समायोजन स्थापित करने में मदद करता है। नैदानिक मनोविज्ञान के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जिसके अंतर्गत क्लिनिकल टेस्ट, डायग्नोसिस, साइकोलॉजिकल गाइडेंस, ट्रीटमेंट, केयर और क्लिनिकल डायग्नोसिस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न जातियों के प्राणी के जो व्यवहार है उनमें पाए जाने वाली समानता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। संसार में अनेक
प्राणी हैं और सबकी अलग अलग अपनी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ समानताएं अवश्य पाई जाती हैं। जैसे अगर हम प्राणी को लें तो उसके जो बच्चे का विकास है वो सभी प्राणी, चाहे वो कि देश के या विदेश के किसी भी कोने में हो, सिर से पैर की तरफ होता है। तो उनमें कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इसके बाद है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन के व्यवहार के जो स्रोत होते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के फील्ड में किन कारणों से प्रभावित होकर व्यवहार करता है और उसकी वृद्धि और विकास आदि का अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का जो वृद्धि है, जो विकास है, वो किन किन बातों से प्रभावित होता है, किन बातों से उसकी अभिवृद्धि रुक जाती है, उसकी जो विकास है उसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत इस जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें बच्चे की गर्भकालीन अवस्था से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक की अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ तभी अध्ययन किया जाता है, बल्कि जब से बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके बारे में अध्ययन शुरू कर दिया जाता है। या अगर हमें किसी केस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, केस स्टडी करनी है, तो हमें उसकी माँ से उसके सारे लक्षणों के बारे में पूछताछ करनी पड़ती है। फिर है व्यक्तिक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत व्यक्तिक लक्षणों की क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नताओं की प्रकृति, उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बुद्धि की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, बुद्धि की संरचना कैसी है, बौद्धिक विचलन कैसा है, विभिन्न प्रकार के जो मानसिक दोष हैं उनका क्या कारण है, कैसे उनको सुलझाया जा सकता है या दूर किया जा सकता है, घनात्मक और ऋणात्मक विकास, सामूहिक अंतर, यौन संबंधी अंतर, प्रजातीय और सांस्कृतिक अंतर, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी अलग रीति रिवाज, मान्यताएं और धारणाएं होती हैं और प्रत्येक संस्कृति अपने अनुसार ही अपने बच्चों को विकास करती है, जिससे उसकी संस्कृति उसके बच्चों के थ्रू प्रिजर्व रहे और आगे चलती रहे। तो इन सभी से संबंधित अध्ययन व्यक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक ढंग से किए गए प्राणियों के अनुभव और व्यवहारों के अध्ययन का विकास कहा जा सकता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में नियंत्रित अवस्थाओं में प्राणी के अनुभवों, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक रूप प्राप्त करने के लिए यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों को संख्या सूचक अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं और उनमें विश्वसनीयता और वैधता भी पाई जाती है। इसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान तो आपके जो सब्जेक्ट है वो है ही पर्टिकुलर, उसका तो आपको स्टडी करनी ही है। इसके अंतर्गत हम शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं, जैसे बच्चे की विभिन्न योग्यताओं से संबंधित, बच्चों के प्रशिक्षण से संबंधित और विद्यार्थियों की भविष्य योजनाओं से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वंशानुक्रम, वातावरण और उसका बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनका भी अध्ययन करते हैं, ताकि बच्चे के व्यवहार और वातावरण को उत्तम बनाकर उसे सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सके। फिर है गणितीय मनोविज्ञान। गणितीय मनोविज्ञान को जो प्रारंभ है वो फैंकनर ने किया था 1880 में। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान ज्ञान को किस प्रकार गणितीय भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दैहिक मनोविज्ञान।
इसके अंतर्गत व्यक्ति की शरीर की जो आंतरिक अंगों की संरचना है और उनके प्रकार और अंदर का जो आंतरिक वातावरण है उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक वातावरण मीन्स अंदर के जो अंग हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और वर्क करते हैं। इसमें भी मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे न्यूरो ऑटोनॉमी, न्यूरोसाइकोलॉजी और इत्यादि। तो ये सभी जो दैहिक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत मानव के शरीर की जो आंतरिक संरचना है, जो अंगों की संरचना है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मनोविज्ञान की एक और नई शाखा का विकास हुआ है जिसमें आता है जियोसाइकोलॉजी। जियोसाइकोलॉजी को अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की नवीनतम शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः वेदर, क्लाइमेट, सॉइल और लैंडस्केप आदि 4 क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेदर, क्लाइमेट, सॉइल और लैंडस्केप ये तो सारे ज्योग्राफी के मैटर हैं, हम इनका अध्ययन ज्योग्राफी में करते हैं। लेकिन जो वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्यों होता है, सॉइल, उन सभी के पर मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है कि उनका क्या रीज़न होता है और क्या उस पर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मनोविज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार का अध्ययन और पशु व्यवहार का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान को हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र आज के औद्योगिक युग में बहुत उपयोगी है क्योंकि इसके अंतर्गत उद्योग की परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे जो उद्योग की परिस्थितियां होती हैं, जब व्यक्ति काम करता है मशीनों के साथ तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, किस किस तरीके से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न उद्योगों के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए भी मनोविज्ञान में कुछ टूल्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा जो व्यक्ति जिस उद्योग में जाना चाहता है उनका चयन किया जा सके। औद्योगिक दुर्घटनाएं क्या कारण से होती हैं और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करते हैं। उद्योग में अरोचकता, यानी कि जब आप किसी उद्योग में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं तो कई बार आप उस काम को बेमन से करते हैं। उसका रीज़न, उसके व्यवहार का अध्ययन, थकान, क्रय विक्रय, उपभोक्ता और विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आज के युग के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम देखें तो आज का टाइम इंडस्ट्रियल एज ही है, टेक्नोलॉजी का टाइम है जहाँ व्यक्ति को मशीनों के साथ लगातार काम करना पड़ता है। तो इसके द्वारा हम जो व्यक्ति की थकान है, मशीनों के साथ उसका सामंजस्य है, व्यवहार, तालमेल की समस्याएं सभी का अध्ययन करके जो मानव व्यवहार है उसको सफल बना सकते हैं। कानूनी मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी लीगल साइकोलॉजी के क्षेत्र में मनोविज्ञान की ये एक बहुत बड़ी शाखा है जो कि उसकी कानून के क्षेत्र में बहुत मदद करती है। जैसे सही अपराधी को पकड़ना, सही गवाही दिलाना, निर्दोष को उचित न्याय दिलवाने में संबंधित विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में यह बहुत उपयोगी होती है। यानी कि जब लीगल साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है तो सही अपराधी को पकड़ना ताकि किसी निर्दोष की सज़ा ना हो जाए, उसके लिए भी, और सही गवाही दिलवाना, इसके लिए व्यक्ति को पहले से ही मनोविज्ञान की टूल्स, टेक्निक का प्रयोग करके तैयार किया जाता है कि वह झूठी गवाही ना देकर सही गवाही दे और जिससे उचित व्यक्ति को न्याय मिल सके और दोषी को सज़ा मिल सके। तो इसने जो लीगल साइकोलॉजी है उसने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि अगर कहें कानून के क्षेत्र में भी बहुत मदद करता है। फिर आता है राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान
में हम राजनीतिक संरचना, उसके समूह, राजनीतिक जो फील्ड है उसमें कौन को उसकी संरचना कैसी है, 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, उसके समूह कैसे हैं, उनकी सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है, उसका लोगों में क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, जनमत कैसे तैयार होता है और किस तरह से जनमत प्रभावित भी होता है, नेतृत्व करने के लिए चुनाव, पार्टी आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं के व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित होता है, अर्थात इसमें जो राजनीति के फील्ड में व्यक्ति होते हैं, सफल पार्टियां होती हैं, उनका जो नेतृत्व करने वाले लीडर होते हैं, उनके भी बारे में अध्ययन किया जाता है कि वो किस तरह से अपने व्यवहार को सामान्य रखते हैं और पब्लिक के साथ कोऑपरेट करते हैं और या पॉलिटिकल फील्ड में भी आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी की। मिलिट्री साइकोलॉजी का जो उद्भव था या विकास था वो प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जब सेना के विभिन्न प्रकार के सैनिकों और अधिकारियों के चुनाव के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया था, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनकी पदोन्नति के लिए और उनके स्थानांतरण के लिए मनोविज्ञान ने बहुत मदद की है। सैनिकों की बुद्धि और व्यवहार स्तर को मापने के लिए भी एक टेस्ट बनाया गया था, आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि सेना में यूज़ किया जाता था। सेना के व्यवहार को मापने के लिए, उनका चयन करने के लिए, उनको किस फील्ड में भेजा जाए उसके लिए। तो ये जो मिलिट्री साइंस साइकोलॉजी है वो सेना के फील्ड से संबंधित है, जिसमें सेना में किस तरह के व्यक्तियों का चयन किया जाए, उनको किस प्रशिक्षण में किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी पदोन्नति कैसे की जा सकती है, किस व्यवहार पे, किस तरीके से, इन सभी के बारे में या जो भी इनके बारे में समस्याएं आती हैं उसके बारे में मिलिट्री साइकोलॉजी मदद करती है। फिर है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक समुदाय से दूसरे समुदाय और एक व्यक्ति के समुदाय के साथ संबंधों का विवेचन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इन सामाजिक संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होता है और कुछ अपना प्रभाव भी उन पर छोड़ता है। प्रचार, जनमत, नेतृत्व, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक क्रांति आदि सामाजिक मनोविज्ञान के विषय हैं। इसमें समाज में जो व्यक्ति का व्यवहार है उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य और उसके चारों ओर के समाज का पारस्परिक प्रतिक्रिया का और इस पारस्परिक प्रतिक्रिया या व्यक्ति से प्रभावित विचारों, भावनाओं और संवेगों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है और उन भूमिकाओं का निर्वाह करने में उसे किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह से उनका वो सामना करता है, उन सभी समस्याओं का अध्ययन इस सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। फिर है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें मानव के सामान्य व्यवहार का सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। देन मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान में केवल और केवल मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने पहले ही कहा था कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव ही नहीं बल्कि समस्त पशु पक्षियों के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान की ये शाखा सिर्फ मानव के व्यवहारों का और वो भी सामान्य परिस्थितियों में उनका अध्ययन करती है।
देन पशु मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि पशु किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। फिर है शुद्ध मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। सैद्धांतिक मीन्स इसमें मनोविज्ञान के जो सामान्य सिद्धांत हैं, पाठ्य वस्तु है, जो उसकी अपनी शिक्षण टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, टेस्ट हैं, उन सभी के बारे में इनका अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात आता है एक और परा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत एक और आता है, वो है परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिकों जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अतीन्द्रिय और इंद्रियेंद्र प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो इस क्षेत्र से परे और लोग अगर हम कहें कि जो इस क्षेत्र से परे हैं, जो हमारी इंद्रियों से अलग हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए मेरी ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। ये आपका चैप्टर फर्स्ट मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान, उसका अर्थ और परिभाषाएं, अब ये कंप्लीट हो गया है। आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।